मैं वकील बनी तो प्रैक्टिस के लिए रोज़ाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने लगी। मोहल्ले वालों ने मेरे वालिद को तरह तरह की बातें सुनाई और उन्हें बेइज्जत करते हुए कहा, तुम अपनी जवान बेटी को मर्दों के दरमियान भेजते हो। हर सुबह जब मैं काला कोट पहनकर घर से निकलती तो मोहल्ले की औरतें मुझे घूरती रहती और मेरे किरदार पर गंदे इल्ज़ामात लगाती। लेकिन एक दिन जब मैं अदालत से वापस लौटी तो मैंने देखा कि पूरा मोहल्ला नज़रें झुकाए खड़ा था, क्योंकि मेरे हाथ में तो मैंने जब कानून की तालीम मुकम्मल की और इम्तहान पास कर लिया तो हर सुबह मैं काला कोट पहनती, अपने बाल सादा अंदाज में बांधती, फ़ाइल हाथ में लेती और घर से निकल जाती। हमारे मोहल्ले की गली ज़्यादा बड़ी नहीं थी और घर एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। मैं जैसे ही घर से बाहर निकलती कई नज़रें मेरे साथ चलने लगती। कुछ औरतें दरवाज़ों के पास खड़ी होकर मुझे देखती, कुछ एक दूसरे के कानों में सरगोशियाँ करती और कुछ तो जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज़ में बातें करती कि मुझे साफ सुनाई दे। आजकल की लड़कियों को तो देखो, ना शर्म है ना हया। काला कोट पहन कर रोज़ाना मर्दों के दरमियान घूमती है। पता नहीं अदालत में क्या क्या करती होगी। मैं सब सुनती थी लेकिन खामोश रहती थी। मेरे वालिद भी बहुत कुछ सुनते थे। कभी कोई शख्स उन्हें रास्ते में रोककर समझाने लगता कि अपनी बेटी को इतनी आज़ादी ना दो। कभी कोई औरत मेरे वालिद से कहती कि लड़की को घर बिठाओ, वरना कल को लोग उंगलियां उठाएंगे। एक दिन मोहल्ले के हाजी साहब ने मेरे वालिद से साफ कह दिया, भाई साहब बुरा ना मानना, मगर जवान बेटी को रोज़मर्रा मर्दों के दरमियान भेजना कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। मेरे वालिद ने उस वक्त कुछ नहीं कहा था। वो घर वापस आए तो मैंने उनके चेहरे से अंदाज़ा लगा लिया कि आज फिर किसी ने कुछ कहा है। मैंने पूछा, अबू क्या हुआ है? वो कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, कुछ नहीं बेटा, लोग तो बातें करते रहते हैं। मैंने उनके हाथ से चाय का कप लिया और आहिस्ता से कहा, लोगों की बातों की वजह से मैं अपनी पढ़ाई और मेहनत नहीं छोड़ सकती। वालिद ने मेरी तरफ देखा और बोले, मैंने तुम्हें कभी रुकने का सोचा भी नहीं। बस कभी कभी डर लगता है कि ये दुनिया किसी की काबिलियत नहीं देखती, सिर्फ इल्ज़ाम लगाने का मौका ढूंढती है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर आप मुझे सिखाएं कि इल्ज़ाम लगाने वालों को जवाब कैसे दिया जाता है। वो भी हल्का सा मुस्कुरा दिए। तुम कानून पढ़ चुकी हो, अभी तुम्हें मैं सिखाऊं? मुझे नहीं मालूम था कि कुछ ही अरसे बाद मेरे वालिद की यही बात हकीकत बनने वाली थी। हमारे मोहल्ले में रफ़ीक साहब नाम का एक शख्स रहता था। वो बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं था, मगर अपनी मेहनत से एक छोटी सी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था। उसकी बीवी और दो बच्चे थे। वो खामोश तबीयत का आदमी था और मोहल्ले में किसी से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। एक शाम उसके घर में चोरी हो गई। घर से कुछ नकद रकम, जेवरात और एक महंगा मोबाइल फ़ोन गायब था। रफ़ीक साहब ने फ़ौरन पुलिस को इतला दी। पुलिस आई, घर देखा और कुछ सवालात किए। चूँकि घर के दरवाजे पर ज़बरदस्ती तोड़ने के निशान नहीं थे, इसलिए पुलिस को शक हुआ कि चोर कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो घर के मामूलात से वाकिफ़ हो। रफ़ीक साहब ने बताया कि उस दिन उनके घर में एक मिस्त्री काम करने के लिए आया था और एक रिश्तेदार भी कुछ देर के लिए घर पर मौजूद था। बात वहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन रफ़ीक साहब को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। शाम तक खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई कि पुलिस रफ़ीक साहब के घर दोबारा गई है। मैं उस वक्त अदालत से वापस आ रही थी जब गली के कोने पर मुझे लोगों का एक हुजूम नज़र आया। रफ़ीक साहब के घर के बाहर दो पुलिस एहलकार खड़े थे और एक सब इंस्पेक्टर दरवाजे पर मौजूद था। रफ़ीक साहब बार बार कह रहे थे, साहब मैंने तावन से इनकार नहीं किया, मगर आप घर में इस तरह दाखिल नहीं हो सकते, ख़वातीन अंदर हैं। सब इंस्पेक्टर गुस्से से बोला, हमें अपना काम करने दो। हमें इत्तला मिली है कि चोरी का सामान इसी घर में छुपाया गया है। पुलिस को शक है तो हम तलाशी ले सकते हैं। मैं वहीं रुक गई। मोहल्ले के लोग दरवाज़ों से बाहर निकल आए थे। कुछ लोग तमाशा देख रहे थे और कुछ रफ़ीक साहब को ही मशकूक नज़रों से देख रहे थे। मैं आगे बढ़ी और बोली, माफ़ कीजिएगा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तलाशी का कानून इख्तियार किस बुनियाद पर इस्तेमाल किया जा रहा है? सब इंस्पेक्टर ने मुझे गुस्से से देखा और तंज़ीह अंदाज में कहा, आप कौन हैं? मैंने अपना कार्ड निकाल कर कहा, मैं वकील हूँ। वो हंसा, तो फिर अदालत में बहस कीजिएगा, यहाँ हमें अपना काम करने दें। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, अदालत में बहस ज़रूर होगी, लेकिन सर अगर आप किसी शहरी के घर में दाखिल होकर तलाशी लेना चाहते हैं तो आपको कानून के मुताबिक कार्रवाई करना होगी। आपके पास सर्च वारंट है? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, हमें किसी वकील से कानून सीखने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, मैं आपको कानून नहीं सिखा रही, सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपके पास तलाशी की कानूनी इजाज़त मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो दिखा दें। रफ़ीक साहब की बीवी अंदर से रो रही थी। उनके बच्चे एक कमरे में सहमे हुए खड़े थे। सब इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, तुम दरमियान में मत आओ, ये पुलिस का मामला है। मैंने जवाब दिया, अगर आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें तो मुझे दरमियान में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बग़ैर कानूनी इख्तियार के किसी शहरी के घर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो मैं बतौर वकील अपने मौक्किल के कानूनी हकूक़ के लिए खड़ी होंगी। सब इंस्पेक्टर ने रफ़ीक साहब की तरफ देखा और बोला, ये वकील तुम्हें बचा नहीं सकती। अगर चोरी का सामान मिला तो सीधा जेल जाओगे। मैंने फ़ौरन कहा,
اگر سامان ملتا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کیجیے، لیکن پہلے یہ واضح کریں کہ آپ نے کس بنیاد پر گھر کی تلاشی کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی دوران ایک پولیس اہلکار نے آہستہ سے سب انسپکٹر کے کان میں کچھ کہا۔ سب انسپکٹر نے مجھے گھورا اور پھر بولا، ہم کل دوبارہ آئیں گے۔ میں نے کہا، کل آئیں مگر قانونی طریقے سے۔ پولیس والے وہاں سے چلے گئے۔ محلے کے لوگ بھی آہستہ آہستہ اپنے گھروں میں جانے لگے۔ میں نے رفیق صاحب سے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، اگر پولیس دوبارہ آئے تو کسی بھی کاغذ پر دستخط کرنے سے پہلے اسے پڑھیں، اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو مجھے فون کریں۔ رفیق صاحب نے نم آنکھوں سے کہا، بیٹی آج تم نہ آتی تو شاید وہ لوگ گھر کی تلاشی لے لیتے۔ میں نے کہا، یہ آپ کا حق تھا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ میں گھر واپس آئی تو میرے والد دروازے پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے سارا واقعہ بتایا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر بولے، اللہ خیر کرے۔ اگلے دن صبح جب میں کالا کوٹ پہن کر گھر سے نکلی تو محلے میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ وہ عورتیں جو ہمیشہ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرتی تھیں آج نظریں چرا رہی تھیں، لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ دوپہر کو رفیق صاحب کا بیٹا میرے دفتر آیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا، باجی ابو کو پولیس دے گئی ہے۔ میں فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے بتایا کہ پولیس نے رات کو رفیق صاحب کو بلایا تھا اور پھر انہیں واپس نہیں آنے دیا۔ میں نے فوراً پولیس اسٹیشن جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ رفیق صاحب پر چوری کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ الزام تھا کہ انہوں نے خود اپنے گھر میں چوری کا ڈرامہ کیا اور سامان چھپا دیا۔ میں نے کاغذات دیکھے تو کئی باتیں مشکوک لگیں۔ ایف آئی آر میں لکھا تھا کہ پولیس نے رفیق صاحب کے گھر سے کچھ سامان برآمد کیا ہے، مگر رفیق صاحب کے خاندان کا کہنا تھا کہ پولیس نے رات کو دوبارہ گھر کی تلاشی لی تھی اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا لے کر گئے۔ میں نے رفیق صاحب سے ملاقات کی۔ وہ تھکے ہوئے تھے اور بار بار کہتے تھے، میں بے قصور ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، آپ کو اپنی بات پر قائم رہنا ہے، باقی کام میں دیکھوں گی۔ میں نے مقدمے کے کاغذات دیکھے اور فوراً محسوس کیا کہ معاملہ صرف چوری کا نہیں تھا۔ رفیق صاحب کی دکان کے سامنے کچھ عرصے سے ایک نیا کاروباری شخص دکان کھولنا چاہتا تھا۔ رفیق صاحب نے اپنی دکان بیچنے سے انکار کیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے کسی نے انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا، لیکن صرف شک کی بنیاد پر میں کسی پر الزام نہیں لگا سکتی تھی۔ مجھے ثبوت چاہیے تھا۔ میں نے رفیق صاحب کے گھر والوں سے پوچھا کہ پولیس جب رات کو آئی تھی تو کون کون موجود تھا۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ پولیس والوں کے ساتھ محلے کا ایک شخص بھی تھا۔ اس شخص کا نام بشیر تھا۔ بشیر وہی آدمی تھا جو اکثر میرے والد کو سمجھاتا تھا کہ اپنی بیٹی کو عدالت بھیجنا بند کرو۔ میں نے فوراً اس کا نام نوٹ کر لیا، مگر میں جانتی تھی کہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اگلے دن میں نے قانونی طریقے سے رفیق صاحب کی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی۔ عدالت میں پولیس نے دعویٰ کیا کہ رفیق صاحب کے گھر سے چوری کا سامان برآمد ہوا ہے۔ میں نے عدالت کے سامنے سوال اٹھایا کہ برآمدگی کی کارروائی کے وقت آزاد گواہ کون تھے، تلاشی کس طریقے سے لی گئی، اور پولیس نے جو سامان برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس کی مکمل تفصیل کہاں ہے۔ عدالت نے ریکارڈ طلب کیا۔ پولیس کے ریکارڈ میں کئی تضادات سامنے آئے۔ ایک جگہ تلاشی کا وقت رات 10 بجے لکھا تھا، دوسری جگہ رات 11 بجے۔ ایک گواہ کا دستخط موجود تھا، مگر وہ گواہ عدالت میں آ کر کہہ گیا کہ اس نے کسی برآمدگی پر دستخط نہیں کیے۔ رفیق صاحب کو ضمانت مل گئی۔ جب وہ گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے مجھے دیکھ کر کہا، بیٹی اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ میں نے کہا، مجھے دعائیں نہیں، صرف یہ چاہیے کہ آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے خاموش نہ رہیں۔ لیکن اصل مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کسی نے رفیق صاحب کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنوایا ہے اور پولیس نے بھی بغیر مکمل قانونی طریقہ کار کے کارروائی کی ہے۔ میں نے رفیق صاحب سے پوچھا، آپ کسی پر شک کرتے ہیں؟ انہوں نے کچھ دیر سوچ کر کہا، بشیر نے مجھ سے کئی بار کہا تھا کہ دکان اسے دے دو۔ میں نے انکار کیا تو وہ ناراض ہو گیا تھا۔ اب معاملہ واضح ہونے لگا تھا، مگر مجھے ثبوت چاہیے تھا۔ میں نے عدالت میں موجود ریکارڈ، پولیس کی کارروائی اور مقدمے کے کاغذات کا جائزہ لیا۔ پھر مجھے ایک اہم بات معلوم ہوئی۔ جس رات چوری ہوئی تھی، بشیر کے موبائل فون کی لوکیشن رفیق صاحب کے گھر کے قریب تھی۔ صرف لوکیشن کافی نہیں تھی، مگر یہ ایک اہم کڑی تھی۔ میں نے مزید قانونی طریقے سے ریکارڈ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران بشیر کو شاید اندازہ ہو گیا کہ میں اس کے خلاف ثبوت جمع کر رہی ہوں۔ ایک شام جب میں دفتر سے نکل رہی تھی تو وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم بہت زیادہ قانون جاننے لگی ہو۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، قانون جاننا جرم نہیں ہے۔ وہ بولا، محلے میں رہنا ہے تو محلے کے لوگوں کے خلاف مت جاؤ۔ میں نے کہا، میں کسی کے خلاف نہیں جا رہی، میں صرف ایک بے گناہ شخص کے حق میں کھڑی ہوں۔ وہ قریب آ کر بولا، تمہیں معلوم نہیں تم کس سے ٹکرا رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ دھمکی دینا بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اپنا فون دکھایا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں نے ریکارڈنگ شروع نہیں کی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے کہا، اگر آپ بے قصور ہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔
मैंने उसी वक्त अपने एक साथी वकील को वाक़या बताया और कानूनी तौर पर अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दामात किए। चंद दिन बाद हमें एक ऐसा सबूत मिला जिसने पूरा मामला बदल दिया। बशीर ने रफ़ीक साहब की दुकान के एक साबिक मुलाजिम से रब्ता किया था, उसे पैसे देने की पेशकश की थी। उस मुलाजिम ने पहले तो खामोशी इख्तियार की, मगर जब उसे मालूम हुआ कि रफ़ीक साहब पर झूठा मुकदमा बन गया है तो वो मेरे पास आया। उसने बताया कि बशीर ने उससे चोरी का सामान छुपाने और पुलिस को गलत मालूमात देने के लिए पैसे देने की कोशिश की थी। उसके पास बशीर के साथ होने वाली गुफ्तगू के पैगामात भी मौजूद थे। अब हमारे पास सिर्फ शक नहीं बल्कि काबिल गौर सबूत मौजूद था। मैंने तमाम सबूत कानूनी तरीके से मुतलका हुकाम के सामने पेश किए। मामला दोबारा खुला, पुलिस की अंदरूनी रिकॉर्ड की जांच हुई और मालूम हुआ कि रफ़ीक साहब के घर की तलाशी के दौरान कई कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। बशीर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू हुई। जब ये खबर मोहल्ले में फैली तो वही लोग जो पहले मेरे वालिद को कहते थे कि अपनी बेटी को मर्दों के दरमियान मत भेजा करो, अब मेरे दफ्तर के बाहर खड़े थे। किसी के चेहरे पर पहले जैसी अकड़ नहीं थी। हाजी साहब ने मेरे वालिद से कहा, भाई साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। मेरे वालिद ने सिर्फ इतना कहा, गलती सबसे होती है मगर किसी की बेटी के किरदार पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लेना चाहिए। मैं उस वक्त दफ्तर की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। सब लोग खामोश हो गए। मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा, बस इतना बोली, आप लोगों ने मुझे सिर्फ इसलिए गलत समझा क्योंकि मैंने वो काम किया जिसे आपने औरतों के लिए नामुनासिब समझा। लेकिन कानून की किताब में ये नहीं लिखा कि इंसाफ सिर्फ मर्द कर सकते हैं। उसी दिन शाम को मैं अदालत से वापस आई तो पूरा मोहल्ला गैर मामूली तौर पर खामोश था। लोग गली में खड़े थे मगर किसी की नज़रें मेरी तरफ उठ नहीं रही थी। मेरे हाथ में एक फ़ाइल थी। इस फाइल में रफ़ीक साहब के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे की कार्रवाई, पुलिस के ख़िलाफ़ दायर की गई शिकायत और बशीर के ख़िलाफ़ पेश किए गए सबूत मौजूद थे। मैंने देखा तो मेरे वालिद गली के दरमियान खड़े थे। उनके साथ वही लोग थे जो कभी उन्हें मेरी वजह से शर्मिंदा करते थे। मेरे वालिद ने मुझे देखकर कहा, आज ये सब तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने हैरत से सबकी तरफ देखा। हाजी साहब आगे बढ़े और बोले, बेटी हमने तुम्हें गलत समझा। हमें लगता था कि अदालत में जाने वाली लड़की अपने घर की इज़्ज़त खो देती है, मगर आज हमें समझ आया कि इज़्ज़त काम करने से नहीं जाती, गलत काम करने से जाती है। मैं खामोश रही। वो मज़ीद बोले, हमने तुम्हारे वालिद को भी बहुत कुछ कहा, हमें माफ़ कर दो। मैंने अपने वालिद की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। शायद इसलिए नहीं कि आज लोगों ने मुझसे माफ़ी मांगी थी, बल्कि इसलिए कि कई साल बाद उन्हें अपनी बेटी पर फ़ख्र का इजहार करने के लिए किसी के सामने दलील नहीं देनी पड़ रही थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।